हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपको हमारे चैनल में जिसका नाम है मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, ये मिस्त्री के लिए नहीं, ये टेक्नीशियनों के लिए नहीं, ये आम आदमी के लिए ये वीडियो है। अगर आप इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी कंपनी का इन्वर्टर इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप कुछ ये टिप्स अपनाएंगे, लगभग ये 10 टिप्स हैं। इन 10 टिप्स को अपनाएंगे तो आपको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आपकी इन्वर्टर और बैटरी की लाइफ लंबी होगी और आपकी इन्वर्टर और बैटरी ख़राब होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, जिससे आपके पैसे बचेंगे, समय बचाएंगे और आप समय के साथ में आप पैसों की भी बचत कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टिप्स नंबर 1 है कि आप जब भी इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी की हो, तो साथ में आप स्टेबलाइज़र उसके अनुसार आप यूज करें। बिना स्टेबलाइज़र के यूज करने से दोस्तों बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर वोल्टेज आपके यहाँ कम आता हो तो आपका इन्वर्टर अच्छी तरह से चार्ज नहीं करेगा बैटरी को, और साथ में आउटपुट में भी सप्लाई वोल्टेज कम देगी, जिससे आपके पंखे धीरे चलेंगे या फिर आपकी सारी जो उपकरण है जो चल रहे हैं वो सही रूप से कार्य नहीं करेगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप स्टेबलाइज़र ले लें। अगर हाई वोल्टेज आ जाए तो वैसे तो इन्वर्टर में हाई कट का वोल्टेज का प्रॉब्लम का समाधान रहता है, लेकिन अगर वो समाधान के कारण किसी और भी प्रॉब्लम में इन्वर्टर आ सकती है, जैसे कि इन्वर्टर के मॉसफेट उड़ जाते हैं इत्यादि, बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। तो इसका समस्या का समाधान है कि सिर्फ आप एक इन्वर्टर का यूज करें, के साथ में आप एक स्टेबलाइज़र लगा लें, आप सारी परेशानियों से दूर हो जाएंगे। टिप्स नंबर 2, आप इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन करा लें। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टर खरीदते हैं और इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन नहीं करवाते हैं, पूरे मकान में लगा देते हैं, जिससे अनावश्यक लोड बढ़ जाता है कभी, और इससे इन्वर्टर जल्दी ख़राब होते रहते हैं, क्योंकि आप हर वक्त चौकन्ने नहीं रहेंगे, कब लाइट जलेगी और कब बुझेगी ये आप हमेशा चेक नहीं कर सकते हैं। और साथ में ये दिक्कत है कि अगर आप सही से प्रॉपर्ली इन्वर्टर इंस्टॉलेशन नहीं कराएंगे तो आपकी बैटरी बैकअप भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अनावश्यक लोड और जगह पर चलते रहेंगे। साथ में जो वायरिंग है वो भी आपकी बिजली की खपत करती है, यानी कि बैटरी की भी खपत करेगी, जिससे आपका इन्वर्टर का बैटरी बैकअप कम होगा, यानी कि आपकी इन्वर्टर का बैकअप ही कम हो जाएगा, जिससे आप पूरी मज़ा नहीं ले सकते हैं। तो आप इसके लिए इन्वर्टर इंस्टॉलेशन करा लें। नंबर 3, बैटरी। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रांड इन्वर्टर या कोई भी इन्वर्टर लेने के साथ में लोकल बैटरी ले लेते हैं, जिसमें बैटरी की पॉजिटिव खुटी हुई या नेगेटिव खुटी, उसमें गंदगी आती है, उसके पानी जल्दी ख़त्म होता है, जिससे बैटरी का बैकअप लाइफ कम होने के साथ साथ इन्वर्टर की लाइफ भी कम होती है और साथ में मेंटेनेंस खर्च वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी ब्रांड का लेंगे तो उसमें ये परेशानी कम होगी। साथ में लोकल बैटरियों के साथ में बहुत सारे झमेले भी हैं, क्योंकि लोकल बैटरी लोग कंपटीशन के कारण बहुत सस्ते मिलते हैं और जिसमें से वो प्रॉपर्ली अच्छी सामान नहीं लगा पाते हैं, जिससे आपको परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों, ऐसा करना है कि अगर आपको इन्वर्टर इस्तेमाल करना है तो साथ में एक ब्रांड की, एक अच्छी कंपनी के साथ बैटरी भी इस्तेमाल करें, जिससे आप उसका आनंद अच्छी तरह से ले सके, उसको हमेशा यूज कर सके। चौथा टिप्स है बैटरी के रख रखाव। दोस्तों, बैटरी के रख रखाव में क्या है कि जो आप बैटरी लेते हैं, इन्वर्टर लेते हैं, दोनों का तालमेल एक साथ होता है। अगर बैटरी आपकी अच्छी नहीं हो और बैटरी का आप रख रखाव अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो बैटरी कम बैकअप देगी, जिससे आप कम उपयोग कर पाएंगे। तो बैटरी के रख रखाव में बैटरी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है बैटरी के वाटर, यानी कि वाटर लेवल को देखना, और साथ में बैटरी की जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उस पर आपको देखिएगा कि गंदगी जम जाती है, जिससे आपकी बैटरी बैकअप कम हो सकती है या फिर इन्वर्टर ख़राब हो सकती है। तो वो चीज़ आपको बैटरी के रख रखाव में दिखना है, वो बैटरी के मेंटेनेंस करना है। उसके बाद पानी और धूल से बचाएं। दोस्तों, इन्वर्टर और बैटरी को इस जगह पर रखें जहाँ से कम पानी और धूल से बचे रहे।
जिससे अगर पानी और धूल अगर मिलेगी तो इन्वर्टर ख़राब होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, जिससे आपकी इन्वर्टर ख़राब हो सकती है। जैसे कि इन्वर्टर में पानी चला जाए तो करंट लगने का भी डर रहता है और शॉर्ट सर्किट होने का भी डर रहता है। धूल के कारण उसके जो ट्यूनिंग है या फिर उसके प्रॉपरली कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू बदल जाती है, जिससे वो सही वर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए धूल और पानी से बचाएं। उसके बाद अगला टिप्स, जो 5वां टिप्स है, वो है अनयूज न करें। अनयूज का मतलब दोस्तों, अगर बहुत सारे घरों में देखिएगा कि आप बिजली का अनयूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का साथ में इन्वर्टर का अनयूज हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि बैटरी बैकअप कम दे रही है। मान के चलिए कि अगर आप टीवी देख रहे हैं और उस कमरे में पंखा चल रहा है, अगर वो कमरे से बाहर जाते हैं तो टीवी पंखा ये सब बंद करके जाए, जिससे आपकी बिजली और बैटरी दोनों की बचत होगी और जिससे आपका लंबा बैकअप मिलेगा। इससे फ़ायदा ये दोस्तों कि इससे आपकी बैटरी की लाइफ भी लंबी होगी और साथ में अनावश्यक चार्जिंग के कारण बैटरी पर जो जोर पड़ता है, जिससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है, वो भी कम हो जाएगी और जिससे आपकी मनी की भी सेविंग होगी। उसके बाद है ओवरलोड से बचाएं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे प्लग लगा देते हैं। कभी अगर बिजली नहीं आई तो जनरल इन्वर्टर है, जैसे कि 1000 VA या 1100 VA या 900 VA, तो ये इन्वर्टर जनरल मकान के लिए है। उसमें लोग क्या करते हैं कि मिक्सी लगा देते हैं हाई वाटेज के लोड, या फिर कोई लोग आयरन भी लगा सकते हैं, आयरन भी लगा देते हैं भूल से। तो सभी जगह प्लग में आप कनेक्शन न कराएं, इसीलिए इन्वर्टर इंस्टॉलेशन किया जाता है, ताकि अनावश्यक लोग गलती से भी उसका दुरुपयोग न हो सके। अगर उस तरह उस कारण आपका इन्वर्टर ख़राब होने से बचेगा और उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। उसके बाद है लूज कनेक्शन से बचें। दोस्तों लूज कनेक्शन, जैसे कि हम वायरिंग करवाते हैं या पोल पर से भी मेरी लाइन, आपकी लाइन आती है या बिजली आती है या एसी आती है, उसके बाद बैटरी में है, जो बैटरी के टर्मिनल है या फिर इन्वर्टर में, जो हर जगह जहाँ जो भी कनेक्शन है उससे आप टाइट करवा के रखें, जिससे लूज कनेक्शन से स्पार्क होकर जलने और ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होती है। और बैटरी के टर्मिनल पर लूज होने से तो और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए आप उसको लूज कनेक्शन से बचा कर रखें। उसके बाद 8वां टिप्स है, इसको अलग स्थान पर रखें। दोस्तों इन्वर्टर बैटरी को बेडरूम, किचन रूम या ऐसे जगह न रखें जहां आपको परेशानी हो। जैसे कि अगर बेडरूम के पास रखेंगे तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान में ये गैस उत्पन्न करती है, जिससे आपके सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। और इससे कभी कभी कोई भी खतरे की बात हो या फिर कोई परेशानी की बात हो तो आपको आग लगने से बचा सकता है। तो बेडरूम में रखिएगा तो कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए बेडरूम, किचन रूम ये सब में रूम में नहीं रखनी चाहिए। इसके लिए अलग से एक सेफ्टी स्टोर रूम या कहीं और जगह बना लिए जहाँ पर आप इसे आसानी से रख सकते हैं। समय समय पर आप, अब देखिए 9वां टिप्स है, समय समय पर बैटरी कनेक्शन की जांच करें। दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि आप समय समय पर बैटरी की कनेक्शन भी देखें। बैटरी की देखभाल करने के साथ, क्योंकि जब बैटरी के कनेक्शन पे कार्बन लगती है या फिर बैटरी में पानी कम होता है तो बैटरी डीप डिस्चार्ज या ओवरचार्ज होने की खतरा रहता है, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ कम होती है और आप अनावश्यक परेशानी आ जाते हैं। जैसे कि अगर बैटरी आपको डीप डिस्चार्ज हो जाए तो फिर उसे आप टेक्नीशियन के पास ले जाना पड़ेगा, जिससे आपकी बैटरी फिर चार्ज करके फुल चार्ज करके मिले और आपका बैटरी चले। और 10वां टिप्स है दोस्तों कि इसको छोटे छोटे बच्चों से दूर रखें। आप स्टेबलाइजर, इन्वर्टर जो भी यूज करते हैं बैटरी, आप इनको छोटे बच्चे से दूर रखें, अन्यथा करंट लगने का डर होता है और या फिर बिजली के झटके भी लग सकते हैं। तो इसलिए आप इनको बच्चों से दूर रखें। और दोस्तों अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर कुछ फॉल्ट हो जाए आपकी इन्वर्टर बैटरी में, तो खुद से इंजीनियर न बने, किसी इंजीनियर या मिस्त्री को बुला लाएं या फिर इसके वर्कशॉप से किसी को बुला लाएं, उनसे आप
इसका काम करवाएं, खुद काम न करने की कोशिश न करें, जिससे आपको अनावश्यक परेशानियों से बचेंगे और आपको टेंशन नहीं होगी। तो दोस्तों ये 10 टिप्स है जिन्हें आप अपना कर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और कम से कम आपको तकलीफ़ या परेशानी होगी। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ बोलना हो तो कमेंट में ज़रूर बोलें और हमें आपका सुझाव का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है। तो दोस्तों यदि माइक्रो कंट्रोलर के आधुनिक सर्किटों का धड़कन कहा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। जिस प्रकार व्यक्ति का धड़कन बंद हो जाता है उसी प्रकार माइक्रो कंट्रोलर ऐसे अगर काम करना बंद कर दे तो कोई भी सर्किट कार्य करना बंद कर देता है। माइक्रो कंट्रोलर बार बार कमियों को मुक्त करने के लिए बना है और इसका प्रयोग किसी भी सर्किट में बहुत छोटा या बड़ा आकार में किया जाता है। केवल यही नहीं दोस्तों, अन्य विशेषताओं के कारण भी माइक्रो कंट्रोलर बहुत प्रचलित हो और दिन पर दिन इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में इसका प्रयोग दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आजकल टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, यहाँ तक कि खिलौने, टीवी, इन्वर्टर, हर चीज में माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग किया जा रहा है। माइक्रो कंट्रोलर टीवी जो पहले से माइक्रो कंट्रोलर के बिना रहता था तो बहुत बड़ी सर्किट हो जाती थी, उसके कारण अब माइक्रो कंट्रोलर के जब से प्रयोग हो गया तब से वो छोटी हो गई है और माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा दूर बैठे हर चीज को हम संचालित कर सकते हैं। रिमोट फंक्शन माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा ही संचालित है। माइक्रो कंट्रोलर अत्यंत जटिल और सर्विसिंग योग्य नहीं होते हैं। इस प्रकार के लोगों में धारणा बैठा हुआ है कि इसे आम टेक्नीशियन नहीं बना सकते हैं, आम मिस्त्री या आम कारीगर नहीं बना सकते हैं, आम टेक्निकल लोग नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये बात गलत है क्योंकि अब माइक्रो कंट्रोलर दिन पर दिन इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि अब ये सभी चीज़ों में प्रयोग होने से लोग इसके बारे में जानना शुरू कर रहे हैं और इसी में हम ये प्रथम कड़ी स्टार्ट किए हैं कि आप माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानें और उसका प्रयोग के बारे में जानें और उसका उपयोग, उसकी सर्विसिंग, उसकी रिपेयरिंग आप सीखें। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है माइक्रो कंट्रोलर को सभी तरह के टेंशन से दूर करिए और ये जानिए कि माइक्रो कंट्रोलर अब दिन पर दिन इसका उपयोग बढ़ रहा है, इसीलिए हमें माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानना चाहिए। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है? माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी इनबिल्ट होती है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ रैम और रोम दोनों के अलग अलग से बाहर से लगती है। माइक्रो कंट्रोलर के साथ में लेंच एनसी का प्रयोग नहीं होता है अथवा इसी के कारण अनेक प्रकार की माइक्रो कंट्रोलर आईसी आती है जिसमें अनेक प्रकार की प्रोग्रामिंग की जाती है। तो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में हम आज जानेंगे और इसके बाद आपको दिन पर दिन नई कड़ियां भी पेश करेंगे। तो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानिए कि आजकल डिजिटल इन्वर्टर में माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, जिसमें माइक्रोटेक, सुकम, ल्यूमिनस आदि नामी कंपनियां के साथ में लोकल कंपनियां भी माइक्रो कंट्रोलर चिप का प्रयोग कर रही है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी का प्रयोग कर रही है। ये RISC माइक्रो कंट्रोलर फैमिली के द्वारा सबसे ज्यादा प्रचलित आईसी प्रयोग किया जा रहा है, जिसका नाम है PIC 16F72 जो 28 पिनों की 2 लाइनों में होती है। यह 8 बिट की CMOS फ्लैश माइक्रो कंट्रोलर है जो कि AD यानी एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर के साथ में है। इसकी ऑपरेटिंग गति DC 20 मेगाहर्ट्ज क्लॉक इनपुट तथा DC 200 ns यानी नैनो सेकेंड की साइकिल्स है। इसके परफॉर्मेंस यानी कि RISC रेस CPU में 2K गुणे 14 वॉट्स व प्रोग्राम मेमोरी रोम है तथा 128 गुणे 8 बिट की डाटा मेमोरी की रैम है। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 वोल्ट से लेकर 5.5 वोल्ट DC होती है। इसकी पावर सेविंग स्लीप मोड में होती है तथा इसकी सोर्स करंट मात्र 25 मिली एम्पियर होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल मैकेनिकल सुमन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रोटेक
100-200 EV जो 24 वोल्ट की इन्वर्टर है, यानी कि ये डबल बैटरी की इन्वर्टर है, तो इसकी कैपेसिटी भी दुगनी होगी। तो दोस्तों जहाँ लोड ज़्यादा हो उसके लिए ये इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर में फॉल्ट ये है दोस्तों कि ये देखिए, कभी ये बैटरी पे काम करती है, कभी काम नहीं करती है, कभी तेज़ी से कंपन होने लगती है। तो दोस्तों और आप ये देख लीजिए कि कभी आपकी वोल्ट एम्पियर नहीं उठेगी। तो ऐसे ही दोस्तों, तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जबकि इसकी पैनल की इंडिकेटर जल रही है और पैनल के इंडिकेटर जलने के बाद इसकी जो सप्लाई है वो कंपन करने लगती है, कम या ज़्यादा करने लगती है। तो दोस्तों कम या ज़्यादा करने का एक ही कारण होता है कि हो सकता है हीट सिंक लूज हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो। ये देखिए हमने इसे चार्ज में लगाया और ये देखिए, तो ये प्रॉब्लम आप ये देख सकते हैं कि जो एसी लगाने पर हो रहा है, तो ये रिले की भी फॉल्ट हो सकती है। और ये देखिए, यानी कि इनपुट देने पर आ रहा है और जा रहा है, यानी कि कंफर्म नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हम इसको पहले खोलेंगे, यानी कि इसके टॉप को खोलेंगे और उसके बाद देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और ये कैसी किट है, इसमें कौन सी किट लगी हुई है। वैसे ये रिले की भी फॉल्ट होती है, इस तरह की फॉल्ट। तो आप देख सकते हैं कि बैटरी पर ये ठीक है। हमने इसकी टॉप को खोल दिया। ये देखिए, ये पहले वाले इन्वर्टर की किट है जिसमें रिले अलग से लगाया गया है। तो इसमें जो चाइनीज रिले है वो 12 वोल्ट की लगी होती है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें जो रिले लगी होती है वो 12 वोल्ट की होती है। आप 24 वोल्ट की रिले ना लगा दें, तो ये आप ध्यान रखें। बाकी आप देख रहे हैं ये सारे सेक्शन आप देख सकते हैं, बिल्कुल 12 वोल्ट वाले इन्वर्टर की तरह है। केवल इसमें 2 IC रेगुलेटर लगाए हुए होते हैं, एक 78012 और दूसरा 7805। तो 7805 तो सभी इन्वर्टर में होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा 7812 लगाया हुआ है। और उसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसे अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो उसे लाइक करें और कमेंट में दें ताकि सजेशन दें कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, और मैं उस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप ये देख लीजिए, हमने 120 वाली टेपिंग हटा दी है, यानी चार्जिंग वाली टेपिंग हटा दी है। फिर भी ये प्रॉब्लम जस का तस है, यानी कि ये चार्जिंग सेक्शन से ये प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि चार्जिंग सेक्शन हमारी अलग है। ये प्रॉब्लम आपकी चेंज ओवर सेक्शन की है। तो चेंज ओवर सेक्शन के लिए आप रिले चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर रिले ओके होगी तो फिर आप देख सकते हैं कि ऑप्टो कपलर है या फिर जो DC सप्लाई जो दे रही है रिले पर की, उस सब में कुछ किसी में प्रॉब्लम है तो हम पहले उससे वोल्ट मापेंगे कि चेंज ओवर वोल्टेज में क्या प्रॉब्लम है, कहीं चेंज ओवर वोल्टेज से कोई दिक्कत है या फिर लो बैटरी से, आखिर किस बात की वो दिक्कत है जिससे वो कंपन हो रही है। तो दोस्तों थोड़ी सी लाइट के कारण हमारा ये जो मीटर है सही नहीं बता पा रहा, तो हम इसे देखकर ओके कर देते हैं। सबसे पहले हमें बोर्ड को अलग करेंगे ताकि हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, या फिर हम रिले को चेंज करके देखेंगे। तो जो सबसे आसान आपको लगे वो करके देखिए। जैसे कि हमारी चार्जिंग टिपिंग हटा देने के बाद भी
वो प्रॉब्लम जस की तस है, यानी कि चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि चार्जिंग प्रॉब्लम से भी ऐसा होता है, कभी चार्जिंग पकड़ेगी छोड़ेगी तो वैसा कंपन करेगा, लेकिन चार्जिंग से प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम सारे जैक को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। दोस्तों जैक निकालना हो तो थोड़ी सी आराम से आप निकालिएगा, क्योंकि पुरानी तार होने के कारण जैक निकालने पर तार टूटने की डर होती है। आप ये देखिए, हमने किट निकाला। ये देखिए, जो मॉसफेट की हीट सिंक है उस पर जो डायोड जाते हैं, आप देख सकते हैं कि चार्जिंग सेक्शन हमारी सही लग रही है। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं ये सेक्शन, इसमें डायोड लगी हुई है जो हीट सिंक से जुड़ी हुई, जो मेंस फिल्टर के लिए है, कपलिंग के लिए किया गया, जो ऑसिलेशन के द्वारा कंपन से बचाती है, यानी कि जो आपको झटके मिलती है उससे बचाने के लिए लगे हुए होते हैं। वो आप देख रहे हैं कि इसमें से उसके प्रिंट जली हुई है और उसका डायोड शॉर्ट है। तो इस डायोड को हम माप लेते हैं। अगर डायोड शॉर्ट है तो डायोड को हम चेंज करके, और उसमें फिल्टर लगा है कंडेंसर, उसे भी अब आप माप लेंगे कि कहीं कंडेंसर भी तो शॉर्ट नहीं है। क्योंकि अगर कंडेंसर शॉर्ट हो जाए तो भी ये प्रिंट जल जाएगी, और तो हमारी कंडेंसर ओके है लेकिन हमारे डायोड शॉर्ट है, तो हम डायोड को चेंज कर देंगे। और चेंज करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। तो डायोड चेक करने के लिए है कि आप कंटिन्यूटी पर रखकर दोनों तरफ आप चेक कर लें। अगर दोनों तरफ से बताएगी तो आपकी डायोड शॉर्ट है। तो ये देखिए, यानी कि ये डायोड शॉर्ट है। तो हम इस डायोड को देखिए, दोनों तरफ से ये बता रही है, यानी कि ये डायोड शॉर्ट है। तो उसके जगह पर आप दूसरा डायोड लगा सकते हैं। तो हम इस डायोड को निकालेंगे, और उस डायोड को निकालने के बाद हम दूसरा इन्वर्टर से अगर डायोड निकाल सकते हैं, पुराने इन्वर्टर जो ख़राब हो गए होंगे बुरी तरह से, तो उनमें से डायोड निकाल सकते हैं, या फिर अलग से मार्केट से ले सकते हैं। ये डायोड 304 नंबर है इसका, और हमने इसको पहले भी एक वीडियो में बनाया था, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। यानी कि ये डायोड के प्रॉब्लम से ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स अजीब चीज़ है कि एक ही चीज़ से कई प्रॉब्लम आ सकते हैं, कई तरह के प्रॉब्लम दिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम अलग अलग जगह से भी हो। उसमें पहले वाले जो वीडियो में हमने बनाए थे उसमें था कि ये डायोड शॉर्ट होने पर बैटरी इन्वर्टर जो 12 वोल्ट की थी, वो बैटरी देने पर हाई वोल्ट उठा लेती थी। इसमें हाई वोल्ट नहीं उठाती है, इसमें एसी के दौरान में जंपिंग करती है। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि हर इन्वर्टर में अलग अलग फॉल्ट होते हैं, और हर फॉल्टों के लिए आपको अलग अलग सिचुएशन। तो दोस्तों मैं बहुत जल्द ही माइक्रोटेक, सुकम या ल्यूमिनस, ये तीनों पर ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उसका नाम अजीब रखूंगा, जिसका नाम रखूंगा जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर चील फाड़, यानी चार्जिंग सेक्शन चील फाड़। यानी कि उसमें से सारे जो चार्जिंग में जितने सेक्शन में जितने पार्ट लगे हैं, मैं एक एक पार्ट को ओपन या शॉर्ट करके चेक करूंगा कि कोई एक पार्ट, यानी कि एक चीज़ रेजिस्टेंस या ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर या पीएफ, कोई अगर शॉर्ट या ओपन हो जाए या आईसी ओपन हो जाए तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या दिखेगा। इससे दोस्तों आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप ये वीडियो, इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा, वो वीडियो बनाना है तो कैसा बनाएं हम, और आपको अच्छा लगे तो उससे हम वीडियो बनाएंगे ताकि आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें।
क्योंकि दोस्तों उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको परफेक्ट पता चल जाएगा, चाहे आपको क्या मुझे भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इसमें पूरा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी सिंपल आप ही की तरह हूँ। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि किस फॉल्ट से क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये डायोड शॉर्ट है, तो डायोड चेंज करके आप बैटरी में लगा दें, आपका ओके हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रोटेक इन्वर्टर में सबसे कॉमन फॉल्ट होती है लो बैटरी। बैटरी फुल चार्ज होने के बाद भी लो बैटरी की इंडिकेशन करती है और आपकी बैटरी पर सप्लाई नहीं देती है। तो दोस्तों सबसे पहले उसके लिए आप पहले बैटरी को चेक कर लें कि बैटरी आपकी 12 वोल्ट ओके है कि नहीं है। हो सकता है कि आपकी बैटरी ख़राब हो, इसलिए आप दूसरे बैटरी पर भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप अपनी बैटरी पर मल्टीमीटर का प्रोड रखकर 12 वोल्ट चेक कीजिए और इन्वर्टर चालू करने के दौरान भी आप चेक कीजिए कि कितना वोल्ट है। अगर आपकी 12 वोल्ट ओके है तो आपकी बैटरी सही है, प्रॉब्लम आपकी इन्वर्टर में है। तो दोस्तों अगर आपकी प्रॉब्लम इन्वर्टर में है तो उसकी हम जांच शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप बैटरी के पॉजिटिव से जो सप्लाई जाती है LM 7805 पर, तो आपको पहले 7805 देखनी होगी कि वो ओपन तो नहीं है। अगर ओपन होगी तो कुछ नहीं काम करेगा, लेकिन वहीं से आपको 7805 पे ही सिग्नल आपको मिलेगी। 7805 के बाद अगर आप देख रहे हैं तो 12 वोल्ट की सप्लाई D15 यानी 4007 और R54 यानी कि 11 के माध्यम से पिन नंबर 3 पे गई है, जो लो बैटरी की इनपुट पिन है। उसी में आपको पैरेलल में 4 के 7 के द्वारा रेजिस्टेंस के द्वारा अर्थ किया गया है। तो ये इन्वर्टर में ये बैटरी इंडिकेशन का सिग्नल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पिन नंबर 3 पर AC के दौरान में 3.8 वोल्ट, 3.8 वोल्ट और DC के दौरान में 3.3 वोल्ट होगी। अगर यहाँ पर 3.3 वोल्ट के बदले 3.8 वोल्ट आ रही है तो आप चेक कर सकते हैं पिन डायोड को और रेजिस्टेंस को, यानी कि 4007 और 11 जो पिन नंबर 3 पर आ रही है सीधे 12 वोल्ट से। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वोल्ट नहीं आ रही है तो वोल्ट कम या बेसी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि लो बैटरी ख़राब है। अगर कम या बेसी हो रही है तो आपकी प्रोग्रामिंग IC ख़राब है। तो आप प्रोग्रामिंग IC चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहीं से आपको आंतरिक रूप से ये सर्किट जुड़ा हुआ है, जो आपको लो बैटरी या के लिए संकेत करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रोटेक में एक ऐसी फॉल्ट आती है जिसे हम इस मॉडल में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, हम बैटरी में देते हैं और ये देखिए हमेशा इसमें मेरी बैटरी फुल चार्ज होने के बाद भी लो बैटरी की इंडिकेट करती है। तो दोस्तों इसमें इस फॉल्ट का सलूशन ये है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे इन्वर्टरों में ये सलूशन नहीं होता है, लेकिन इस बोर्ड में ये सलूशन दिया गया है कि आप लो बैटरी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए मेरी बैटरी फुल चार्ज है, इसके बाद भी ये लो बैटरी के इंडिकेट कर रही है और कुछ देर में लो बैटरी के इंडिकेट करके लोड बंद कर देती है, आउटपुट बंद कर देती है। तो इसके लिए सबसे आसान उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए आगे हम पहले इसका प्रॉब्लम देख लिए कि ये प्रॉब्लम क्या है। मेरी बैटरी फुल चार्ज है। अगर आपके पास ऐसी फॉल्ट आती है तो आप भी देख सकते हैं,
एक यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रीसेट है ब्लू रंग का, और इस प्रीसेट को आप देखिए एंटी क्लॉक की तरफ घुमाएंगे तो आपकी लो बैटरी बंद हो जाएगी, और क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो आपकी लो बैटरी बढ़ जाएगी। इसलिए आप अपने मल्टीमीटर से अपने वोल्ट को नाप ले, या फिर अपने बैटरी को माप ले कि ये बैटरी मेरी फुल चार्ज है। उसके बाद इसकी ट्यूनिंग कर ले, जिससे आप अपनी लो बैटरी के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों ये परेशानी बहुत ज़्यादातर देहात क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर बिजली कम रहती है, और थोड़ी सी बैटरी डिप में जाने के बाद लोग को ये कंप्लेन आना स्टार्ट हो जाता है कि मेरी बैटरी बैकअप नहीं दे रही है, मेरी बैटरी, या फिर बैटरी थोड़ी पुरानी हो जाने के बाद भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बस इसकी ट्यूनिंग करके। तो दोस्तों आशा है कि मैंने आपको कुछ बताया और आपको ये वीडियो पसंद आए। तो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगली बारी मैं इससे अच्छे वीडियो बनाने की आपके लिए कोशिश करूँगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है मैकेनिकल सुमन। दोस्तों आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोटेक जंबो की एक चार्जिंग फॉल्ट जो मिला है इसमें, मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप उसको देखिए, और आपको भी अगर ऐसा प्रॉब्लम मिले तो आप भी देखकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस माइक्रोटेक इन्वर्टर में बैटरी पर 100% ओके है, लेकिन ये चार्जिंग में प्रॉब्लम कर रही है। तो देखिए पहले हमने इसका टॉप तो पहले ही खोल लिया है, और इसमें मैं पूरे विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो ये इन्वर्टर है ये इस तरह का मैंने भी कई फॉल्ट बना लिया है, पहले से भी वीडियो दिखा चुका हूँ। तो इसमें थोड़ी सी अलग फॉल्ट है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें था कि चार्जिंग एलईडी जल रही थी लेकिन चार्जिंग नहीं कर रही थी, और इसमें जो है चार्जिंग एलईडी भी नहीं जल रही है जबकि मेंस जल रही है लेकिन चार्जिंग नहीं कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें तो देखिएगा कि इसमें कौन सा ऐसा फॉल्ट है जिससे आप इसे जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम इस बोर्ड को हम देखेंगे कि ये भी बोर्ड और सामान्य बोर्ड से तो कुछ अलग है। इसमें चेंज ओवर के लिए या फिर सेंसिंग के लिए जो है एक अलग से 18.5 वोल्ट 18.5 वोल्ट की ट्रांसफार्मर लगाई गई है, सॉरी 14.5 वोल्ट। तो इसमें जो पहले ऑप्टो कपलर से चेंज ओवर होता था वो चेंज ओवर का सिस्टम इसमें इस ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है। यानी कि अगर आपको चेंज ओवर नहीं होता हो तो इस ट्रांसफार्मर से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसी मोड में वोल्ट मापेंगे कि इसमें एसी मोड पर पिन नंबर 26 पर वोल्ट आउट करने चाहिए। अगर पिन नंबर 26 पर वोल्ट आउट हो रहे हैं प्रोग्रामिंग आईसी की, तो फिर हम आईसी 555 की पिन नंबर 3 पर आउट करेंगे। दोस्तों इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप आईसी 555 चेक कर सकते हैं कि आईसी 555 ख़राब है कि अच्छी है, जैसे हम निकाल लेते हैं, या फिर आईसी बेस पे भी लगी होती है 555 बहुत सारी किटों में, इसमें तो नहीं लगी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप बाजार से किनकर भी 555 आईसी लाते हैं और अगर वो ख़राब मिले और आप सीधे उसे पीसीबी में माउंट कर देते हैं तो फिर निकालने में दोबारा परेशानी होगी। देखिए जैसे ये हमारी इंडिकेटर जल रही है मीन्स की, लेकिन हमारी सप्लाई जो है वो नहीं दे रही है। तो हम इसको आप देख सकते हैं कि हमारे पिन नंबर 26 पर सप्लाई दे रही है। तो सबसे बड़ी बात है
कि हम पिन नंबर 26 पर हमें सप्लाई दे रही है तो पिन नंबर 3 पे हमारी सप्लाई देगी, तो आउट होंगे चार्जिंग पल्स, तो ही हमारी डीटी काम करेगी और उससे सीआर काम करके चार्जिंग करेगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, इसके बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम रखूँगा उसका नाम चीड़ फाड़, यानी कि उसमें एक अच्छी किट, यानी कि अच्छी किट लगभग उसके सारे एक एक पार्ट्स निकाल कर दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि दिखाऊंगा कि उस पार्टिकल सामान निकालने से, यानी उस चीज़ के ख़राब होने से, शॉर्ट या ओपन होने से क्या फॉल्ट आ सकती है। इससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं कि पिन नंबर 3 पर हमारी वोल्ट आउट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये देखिए पिन नंबर 4 पर तो वोल्ट आ रही है, लेकिन पिन नंबर 3 पर वोल्ट नहीं आ रही है। तो यानी कि इससे चार्जिंग नहीं होगी और आपकी चार्जिंग एलईडी भी नहीं जलेगी। तो जबकि आप देख रहे हैं कि पिन नंबर 8 पर भी वोल्ट है, 4 पर भी वोल्ट है, यानी कि पिन नंबर 4 पर वोल्ट आ रही है। तो यानी कि पिन नंबर जो 26 है प्रोग्रामिंग आईसी की, उस आईसी से वोल्ट आउट होकर इसके पिन नंबर जो 555 आईसी है किसके पिन नंबर 4 पर वोल्ट इन कर रही है, यानी कि जो बीच का ट्रैक भी है वो भी सही है, प्रोग्रामिंग आईसी भी सही है। अब दिक्कत इस बात की है कि जो इसकी पिन नंबर 3 है इससे वोल्ट आउट नहीं कर रहे हैं। तो अगर इससे वोल्ट आउट नहीं करेंगे तो आपकी चार्जिंग नहीं होगी। तो जब आपकी चार्जिंग नहीं होगी तो फिर ये प्रॉब्लम जस का तस रह जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सारे पिन पर वोल्ट माप लेंगे, यानी कि पिन नंबर 7, पिन नंबर 6, जबकि मैं इसका बारे में डिटेल भी निकाल चुका हूँ और अब कुछ दिन में मैं इस पर निकालूंगा कि पिन नंबर 555 की पिन नंबर 1 पर और 2 पर 3 पर ये कितने वोल्ट होने चाहिए। इस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे समथिंग ये देख लीजिए कि पिन नंबर 1 इसका अर्थ है, जबकि पिन नंबर 7 और 6, 2 इस सब पर कुछ ना कुछ वोल्ट आएंगे। यानी कि इस पर वोल्ट आ रहे हैं और पिन नंबर 3 से आउट नहीं कर रहे हैं। तो लगभग आपकी 555 आईसी को हम चेंज करेंगे कि 555 आईसी हम चेक कर लेंगे। उसके बाद हम चेंज करने के बाद हम इसमें डालेंगे। अगर हो सकता है लगभग कि 555 ऐसे ही आपकी ख़राब हो, क्योंकि कभी कभी ऐसे बाई चांस ये सब आईसी ख़राब नहीं होती है, लेकिन मान के लिए कि आईसी ख़राब हो जाएगी तो आपकी चार्जिंग नहीं होगी। और जबकि आपके उसके 4 नंबर पिन पर वोल्ट आ रहे हैं और 3 नंबर से आउट नहीं हो रहे हैं, तो 555 चेक किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो पहले मैं उसे ही को चेंज करूँगा, उसके बाद देखा जाएगा कि वोल्ट आउट हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर वोल्ट आउट होंगे तो लगभग आपकी चार्जिंग ओके हो जाएगी। तो हम 555 आईसी को चेंज करेंगे। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं लगभग सारे इन्वर्टर काम करने के लिए एक जुगाड़ सिस्टम बनाया हूँ, जिससे आप किसी भी इन्वर्टर को माइक्रोटेक या सोकम या ल्यूमिनस को आप बना सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों, देखिए इसमें सारी छोटे छोटे तार हैं। अब इसमें बार बार आपको कनेक्शन करने में या फिर कुछ और करने में, चेक इन करने में बहुत परेशानी होती है। तो उस जुगाड़ के माध्यम से आप बना सकते हैं। तो पहले हम यहाँ 555 आईसी निकाल लेंगे और 555 आईसी निकालने के बाद हम फिर दूसरी आईसी लगाकर उसके बाद हम उसके पिन नंबर 3 पर वोल्ट चेक करेंगे। जब पिन नंबर 3 पर वोल्ट आ जाएगी और उसके बाद अगर चार्जिंग नहीं होगी तो फिर हम आगे चेक करेंगे। तो ये देखिए पिन नंबर 4 की आईसी 555 हम पहले निकाल ले रहे हैं। और दोस्तों आईसी निकालिए, आराम से निकालिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हड़बड़ी में निकालने से
उसके प्रिंट तक उखाड़ लेते हैं। तो यानी कि आईसी निकालने के लिए आप रीसोल्डर वायर और सोल्डिंग आयरन जो इस्तेमाल करते हैं वो पूरी हीट होनी चाहिए, तब इससे आपकी प्रिंट उखाड़ने के चांसेस कम होते हैं। और जब भी काम करे तो सफाई से काम करे। और जब ये 555 आईसी आप निकाल लेते हैं तो जब नई आईसी लगाएंगे तो इसके लिए मैंने एक चेकर का वीडियो बनाया है बहुत जल्द ही, उसे मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे आप चेक करके ही इसमें डालें, क्योंकि अगर मान के चलिए कि आप नई आईसी डालें और वो ख़राब होगी तो फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये 555 आईसी ये बेस पे नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों मैं सभी आईसीओ का एक एक चेकर बना कर आप सर्किट आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आप जो भी आईसी इसमें डालें या फिर या तो डालने के लिए दो काम कर सकते हैं, या तो इसमें आईसी बेस डाल सकते हैं, बेस डालने के बाद आप उसे सोल्ड कर दें, या फिर आप ऐसा कीजिए कि आप आईसी चेकर से आईसी चेक करके उसके बाद सोल्ड कर दें। तो दोनों काम आप कर सकते हैं। तो मैं बहुत जल्द ही आईसी चेकर भी बनाने वाला हूँ, और सुकम की आईसी चेकर लगभग बन चुकी है, लेकिन उसका मैंने वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो मैं माइक्रोटेक का ही आईसी चेकर बनाऊँगा, जिसको वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा कि कोई भी माइक्रोटेक की आईसी है जनरल, अगर आपको डाउट लगता है कि माइक्रोटेक की आईसी ख़राब है तो उस चेकर के द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि माइक्रोटेक की आईसी वो ख़राब है कि नहीं है। तो वो भी बहुत ही सस्ते में बन जाएगी। तो बहुत जल्द ही ये देखिए 555 आईसी हमारे निकल गई। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है। तो अब मैं यहाँ पर हम दूसरी आईसी डाल लेते हैं, और दूसरी आईसी डालकर आप सोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी आईसी आराम से लगाइएगा, क्योंकि ये 8 पिन की हो या जितने भी पिन की हो, एक पिन टेढ़ी हो जाती है तो इधर उधर चली जाती है। उसके बाद इसे लगाकर आप सोल्ड कर सकते हैं। और सोल्डिंग सफाई से करें, और जब सोल्डिंग हो जाए उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि इस पर जो वोल्ट है वो आ रही कि नहीं आ रही है। अगर वोल्ट 3 पर अगर आपकी आगे जाएगी तो आपकी बाइसिंग ओके हो जाएगी, और जब पिन नंबर 3 की आउट ओके हो जाएगी तो यानी कि आपकी इन्वर्टर जो है, ये देखिए पिन नंबर 3 से हमारी वोल्ट आउट होने लगी 2.1 वोल्ट। तो यानी कि हमारी आईसी ही ख़राब थी, और उसके बाद अब हमारी अब चार्जिंग होने लगेगी। ये पिन नंबर 1 की है। यानी कि जो आपकी पिन नंबर 3 से आउट वोल्टेज थी वो 100% ओके हो गई। पिन नंबर 4 की है ये, और ये पिन नंबर 3 की है। यानी कि आपकी आईसी से आउट वोल्ट होने लगी, यानी कि आपकी चार्जिंग विभाग ओके हो गई। दोस्तों इस वीडियो में मैं फुल चेक नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।